अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासत में सेनेट इंतखाबात हमेशा गैर मामूली अहमियत के हामिल रहे हैं, क्योंकि ये इंतखाबात न सिर्फ ऐवान बाला की तश्कील करते हैं बल्कि सियासी जमातों की दाखिली इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की हिकमत अमली का भी हकीकी इम्तहान होते हैं। हर बार सेनेट के ये इंतखाबात सियासी बिसात पर नई चालें, इत्तेहाद और इख्तलाफात की नई कहानियाँ और गैर मुतवक्के मोड़ सामने लाते हैं, और इस बार भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अब जैसे कि KP के सेनेट इंतखाबात को बिला मुकाबला कराने पख्तूनख्वा हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन में इत्तफाक राय हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन वफ्द और वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर में होने वाली मुलाकात में 6-5 के फार्मूले पर उसूली इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 सेनेट नशस्तें दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन कायदीन के दरमियान इस फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मुआहदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, तिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती और रुबीना नाज के नाम सामने आए हैं। अब इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि कम अज़ कम इस सूबे में इंतखाबी अमल निस्बतन पुरसकून होगा, लेकिन जैसे इंतखाबात बिला मुकाबला करने का मामला तय हुआ तो तहरीक इंसाफ के अपने ही घर में इख्तलाफात की ऐसी लहर उठी जिसने ना सिर्फ पार्टी क़यादत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, बल्कि पार्टी की दाखिली सियासत में मौजूद दरारों को और भी ज़्यादा वाज़े कर दिया है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाज़ नाराज़ उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है, जिसमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़ीशान शामिल हैं। उन उम्मीदवारों ने खुलकर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार किया है, और यूँ ये नाराज़ उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खुलकर पोजीशन लेने को भी तैयार दिखाई देते हैं। जैसा कि आज PTI पेशावर के तंजीमी अहदेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इरफान सलीम किसी सूरत इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। अब PTI के इजाफी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होते तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात वोटिंग से होंगे, और उस सूरत में मुमकिन है कि नाराज़ अरकान अपोजिशन के उम्मीदवारों के हक़ में अपना वज़न डाल दें, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का वज़न भी हल्का हो सकता है। बहरहाल सेनेट इंतखाबात को लेकर PTI उम्मीदवारों का अपनी क़यादत से उलझना ये पता भी देता है कि पार्टी के अंदर क़यादत पर एतमाद कमज़ोर पड़ चुका है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि ये अदम एतमाद कोई अचानक पैदा होने वाला मसला नहीं, बल्कि बरसों की तलखियाँ, एहसास महरूमी और फैसलों में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत का नतीजा है। नाराज़ उम्मीदवारों के इनकार ने यह तासुर पैदा किया है कि पार्टी के फैसले महज महदूद अफराद के हाथ में, और यही बात बैरिस्टर अली ज़फ़र भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये दावा कर रहे हैं कि वो सेनेट की उम्मीदवारों की फहरिस्त पर बानी PTI करने जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया और बैरिस्टर सैफ जेल से नई फहरिस्त लेकर आ गए। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में मनमर्जी के उम्मीदवारों को सेनेट में पहुँचाने के लिए तहरीक इंसाफ में सियासत हो रही है। बज़ाहिर पार्टी में एक ग्रुप इन सेनेट इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है, और पार्टी में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से इसी लॉबिंग ने पार्टी में तकसीम को मज़ीद हवा भी दी है। अब यही वजह है कि नाराज़ उम्मीदवार दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इसके PTI की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, बात करेंगे। इस वक्त बानी PTI के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एहतजाज करना था, प्रेशर माउंट करना था, उसके अपने अंदर एहतजाज शुरू हो गया है। अब ये ज़ाहिर है खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ पार्टी में यकसुई नहीं है, पार्टी के अपने ही लोग अब चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव करने के दर पे हैं। सर देखिए तारक साहब, PTI बिल्कुल एहतजाज करेगी, करती आ रही है, और एहतजाज के ऊपर जो जबर जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो शायद आप बताते नहीं है कि लोगों को तो बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता 8 फरवरी के बाद, जिस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा PTI के वर्कर्स अगर कोई एहतजाज कर रहे हैं तो PTI के अंदर एक कमांड ऑफ चेन है, चेन ऑफ कमांड है कि एक प्रोसेस के जरिए नाम जाते हैं। अगर 5 सीटों के लिए एक बाई इलेक्शन जो सानिया निश्तर वाली सीट पे हो रहा है, तो अगर 6 लोग या 5 लोग आएंगे तो उनमें होना तो एक ही है। तो वर्कर इतना अटैच है इमरान खान से, क्योंकि 8 फरवरी को लोगों की तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है पार्टी से कि हर आदमी ने नहीं, लेकिन उनकी एक PTI को चार्जशीट वोट है। किया। वो ये कहते हैं कि जो ATMs है या वो लोग जो पैसे वैसे रखते हैं, जो उमरा हैं, जी उनको नवाजा जा रहा है पार्टी के अंदर, जो इमरान खान के विजन के अगेंस्ट है। उनकी चार्जशीट बड़ी क्लियर है। एक जो राउंड ऑफ डिस्कशन है वो हो गया, जो नाकाम हुआ। दूसरा टेंटेटिव है, 9 बजे होगा। वो कहते हैं अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई तो फिर हम घिराव करेंगे चीफ मिनिस्टर हाउस का। देखा जी वर्कर बात कर रहे हैं, आप कहते हैं वर्कर की ये बात है। देखिए मेरी बात सुने सर,
केपीके का हाउस कितना है नेशनल जो अपनी है प्रोविंशियल असेंबली, वो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग बैठे हैं, जो भी सीट का फैसला होता है वो इलेक्टेड लोग हैं उसी अवाम के। हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है, पहले वो फैसला करते हैं, फिर ये पार्लियामेंट्री पार्टी करती है, उसके बाद ये फैसला पॉलिटिकल पार्टी करती है। जब पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है, वो आदमी तो वैसे भी 2 साल से इमरान खान तो जेल में बैठा है, फिर ये नाम लेके जाते हैं उसको वेरिफिकेशन के। उसके बाद ये हर पार्टी में होता है, इतराजात होते हैं। आपको पता है इसने कितना इतराज किया था, ये अभी जो इसका अख्तियार वली लगा है, इसका एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका नहीं इतराज था। तो कहीं ना कहीं से लोगों को लेके आते इतराज तो होते हैं, लेकिन सर एक बात मैं आपको ये बता दूं, एतराजात जिस वक्त देखो, हो रहे हैं, ये कंसर्न्स जिस वक्त उठाए जा रहे हैं, बड़ा क्रूशल टाइम है ना सर। आपकी केपी में गवर्नमेंट है, यहीं पे आपकी सपोर्ट बेस है, इस वक्त पावर बेस है, आपका पावर सेंटर ये है। वहां पे अगर जी इस तरह का मामला होगा तो फिर जी ऐसे वक्त में कि जब आप सड़कों पे निकलना चाहते हैं, एहतजाज हुकूमत के अगेंस्ट करना चाहते हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं तारिक साहब कल भी पेशावर गया था, परसों पेशावर था। पेशावर के लोग, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं तर्जमान हूं इमरान खान का। जी इमरान खान की जात पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लैश विद इन द पार्टी, इमरान खान की जात पे लोग इकट्ठे हैं। ये तो आप कह ही नहीं सकते ना कि कैसे इमरान निकलेंगे। इमरान खान के लिए तो आप अभी इन्हीं वर्कर के सामने जाएं कि इमरान खान के लिए निकलने के लिए तैयार हैं, तो वो तैयार हैं। हाँ, उनको कोई निकलने न दे तो वो अलग बात है। ये तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इमरान खान के लिए वो नहीं निकलेगा। और मेरा कंसर्न भी बतौर तर्जमान एक है, मैं अगर आप पार्टी लीडरशिप की बात करेंगे तो मैं अमूमन कहता हूं कि जिसका मैंडेट है उसके अंदर मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अगर अली अमीन का एज ए सीएम मिनिस्टर है, अगर वकास अकरम का अपना मैंडेट है, सुलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी उसका अपना मैंडेट है, मैं बैठ के जहां ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा है और वो ठीक करे। हाँ, गलत जो है वो मेरा लीडर भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ। ये अगर कोई बंदा पैसे देकर टिकट लेता नहीं लेना चाहिए, उनको एविडेंस लेके आना चाहिए। इस और वक्त यही हमारा पार्टी का विजन है इस और वक्त जो यही हमारा सर्वे रिपोर्ट्स स्लोगन है बता रही हैं, कि हम ऑडिटर जनरल कानून की और रिपोर्ट्स राज की बता बात रही हैं, करते हैं, आईन की वो बात कोई करते हैं और कानून को बहुत मनाने की बात बहुत करते हैं। हक में नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी गवर्नमेंट की। उसमें करप्शन की हर रोज एक नई दास्तान रकम हो रही है ना न्याजुल्लाह न्याजी साहब, इसीलिए लोगों का हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, ये तो आप बात छोड़ देना। आपको पंजाब नजर नहीं आता? पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आपके एक प्रोग्राम में, मालिक साहब का प्रोग्राम मैं स्पीकर के साथ हो रहा था पंजाब असेंबली के, उसने बताया कि 22 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसपे मरियम बीबी ने अपने नाम लिखे हुए हैं। सिर्फ सर होगा, तस्वीरें, बट टू रॉन्ग्स कैन इश्तिहारात, नेवर मेक राइट ना सर। अगर वो गलत इश्तिहारात कर रहे हैं तो करोड़ों दैट रुपए डजंट खर्च मीन कि हो रहे हैं। आपको भी गलत करने का आप लाइसेंस मिल गया है। सर, आप मेरा जवाब भी नहीं सुन रहे हैं ना, आप मेरा जवाब भी सर नहीं सुन रहे। क्या आपको पंजाब गवर्नमेंट नजर नहीं आती कि वो सिर्फ टोटली इश्तिहार पे चल रही है? अभी फ्लड आया है, हमारे ऊपर एक इतराज था कि वो जी सवात वाला एक वाकया हुआ, तो उसमें काजी हुकूमत ही एक वाक्य पे उड़ा सर दो। वेरी अभी अनजस्टिफाइड, आपको पंजाब नजर नहीं आती सर पंजाब के अंदर वेरी क्या हुआ है? अनजस्टिफाइड, वेरी अनजस्टिफाइड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए सर, बट दैट डजंट मीन कि नहीं होना पंजाब में अगर हो चाहिए। रहा है तो फिर केपी में भी जस्टिफाइड है। पूरी पार्टी बैठ के फैसला करती है नामों पे, सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या ये वैसे हूं ना, तो फिर एक बंदा तो ले सकता है। आप पूरे एमपी 145 एमपी उसको देखते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी है विद इन द हाउस। उसके बाद ऊपर हमने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है, वो देखती है, फिर खान साहब के पास जाता है। और खान साहब से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीडिया वालों को मैं बार बार बता रहा हूं कि 24 मार्च 2025 का एक ऑर्डर है लार्जर बेंच का, हाई कोर्ट का, उसके बावजूद आप स्पोक्स पर्सन को मिलने ही नहीं देते और आप वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जी आपके पास ठीक, वो स्टेटमेंट भी मैं दूं, जो कि खान से मुलाकात ही नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। न्याजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शुगर स्कैंडल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क की मईशत गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ बहरानों और बद इंतज़ामी का शिकार रही है, लेकिन हालिया बरसों में जिस अंदाज से चीनी माफिया ने इस मुल्क में करोड़ों अवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, वो सिर्फ एक माली स्कैंडल नहीं बल्कि हुकूमती इदारों की कमजोरी और सियासी मफादात की अफसोसनाक दास्तान भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माफिया न सिर्फ अंदरूने मुल्क चीनी की कीमतों को कंट्रोल करता है, बल्कि इसे बरामद और दरामद करके दो तरफा फ़ायदा उठाता है।
एक को पहले बड़ी मिकदार में मुल्क से बरामद किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 114 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। फिर अचानक ये दावा किया गया कि मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है, जिसकी बुनियाद पर दोबारा इंपोर्ट की इजाज़त ली गई और इस इंपोर्ट में से तकरीबन 98 अरब रुपए का फ़ायदा हासिल किया गया। इसके बाद मकामी मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें मज़ीद बढ़ाई गई और अरबों रुपए का तीसरा जो वार है वो किया गया। इस पूरे अमल का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि मौजूदा वक्त के मुतल्लिका हुकूमती इदारे, पॉलिसी साज और रेगुलेटरी बॉडीज़ या तो मुकम्मल तौर पर बेखबर रहे या फिर इस खेल का हिस्सा बन गई। मईशत की बुनियादी मंतक ये कहती है कि अगर किसी शय को बरामद किया जाता है तो इसकी मकामी मंडी में तलब और रसद का तवाज़ुन पहले से यकीनी बनाया जाता है ताकि बाद में किल्लत पैदा ना हो। लेकिन यहाँ हुआ ये कि पहले तो बड़े पैमाने पर चीनी को बरामद किया गया, उस पर सब्सिडी दी गई, यानी टैक्स दहिंदगान के पैसे से माफिया को रियायत दी गई ताकि ये चीनी बाहर बेच सके और आलमी मंडी से ज़्यादा कीमत हासिल कर सके। इसके नतीजे में अंदरूने मुल्क चीनी की दस्तयाबी कम हुई, जिससे किल्लत पैदा हुई और मकामी कीमतों में इजाफा हो गया। यही नहीं, जब चीनी की किल्लत का शोर मचाया गया तो हुकूमत ने दोबारा दरामद की इजाज़त दी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी माफिया को इम्पोर्ट लाइसेंस और कोटे मिले। इस तरह चीनी जो पहले सस्ती कीमत पर मुल्क से बाहर गई, वही चीनी महंगे दामों वापस दरामद की गई। इस दो तरफा तिजारत में अवाम को एक तरफ बरामद पर सब्सिडी की मद में नुकसान हुआ और दूसरी तरफ महंगी दरामद शुदा चीनी खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरे खेल का तीसरा मरहला उस वक्त शुरू हुआ जब मार्केट में जानबूझकर चीनी की शॉर्टेज पैदा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माफिया ने वेयर हाउसेज में चीनी रोककर या स्टॉक छुपाकर सप्लाई को मजीद कम किया, जिसके नतीजे में कीमतें आसमान को छूने लगी। यूं मजमूई तौर पर अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया गया। अगर इस सारे मामले को सिर्फ आदाद शुमार की नज़र से देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि बरामद से 114 अरब रुपए, इंपोर्ट से 98 अरब रुपए और शॉर्टेज से मजीद अरबों रुपए कमाए गए। ये सब आदाद शुमार ये साबित करते हैं कि ये इत्तफाकिया नहीं बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत हुआ। अब माशी माहिरीन का कहना है कि चीनी का ये बहरान दरअसल पाकिस्तान की गवर्नेंस में मौजूद कमजोरियों को बेनकाब करता है। हुकूमती इदारे जो कि मार्केट रेगुलेशन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की मॉनिटरिंग और सब्सिडी के फैसले करते हैं, वो माफिया के सामने बेबस नजर आए। चीनी के इस खेल ने पाकिस्तानी अवाम को दो तरह से नुकसान पहुंचाया। पहला नुकसान ये हुआ कि उनकी जेब से बराह रास्त पैसा निकाला गया क्योंकि बरामद पर सब्सिडी के पैसे अवाम के टैक्स से गए, और दूसरी तरफ रोज़मर्रा की ज़रूरत की ये बुनियादी शय महंगी होकर उनकी दस्तरस से बाहर हो गई। सिर्फ यही नहीं, इस बहरान की वजह से मजमूई महंगाई की शरह में इजाफा हुआ जिसने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत ने बर वक्त इन्वेस्टमेंट की होती, प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम किया होता और मार्केट के डेटा पर मबनी फैसले किए होते तो ना तो बरामद की ज़रूरत पड़ती और ना ही बाद में महंगी दरामद की। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि चीनी माफिया सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी ऐसी ही उजारादारियाँ और कार्टल्स के ज़रिए कीमतें कंट्रोल की जाती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कवानीन की अमलदारी और इदारों की मजबूती की वजह से इन माफिया हदूद तय की जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ कानून के नफाज में कमज़ोरी की वजह से ये खेल और खेलते रहते हैं। आज जब हम इस बहरान को देखें तो ये सवाल शिद्दत से उठता है कि क्या इस स्कैंडल के ज़िम्मेदारों को भी कभी सज़ा मिलेगी? क्या अवाम को उनका हक वापस मिल सकेगा? और क्या मुस्तकबिल में इस तरह की कार्टल्स और माफियाज़ का रास्ता रोका जा सकेगा? इस मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, शुगर क्राइसिस ये पहली बार नहीं है। शुगर क्राइसिस हो, वीट क्राइसिस हो, हम देखते ये हैं कि कैबिनेट डिसीजन लेती है, एक्सपोर्ट करना हो काबीना का फैसला, इंपोर्ट करना हो कैबिनेट का डिसीजन, उसके बाद सब बरियो जमा हो जाते हैं और चूना लगता है अवाम को। क्या इस बार आपको लगता है कि हुकूमत पकड़ में आ सकेगी या डिसीजन मेकर्स जिन्होंने ये फैसला किया है उनके गिर्द कोई शिकंजा सख्त होगा, या फिर आपको लगता है दे इजीली गेट अवे विद दिस? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, चीनी स्कैंडल है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, बार बार होता है, हर बार होता है और अब एक रवायत बन गई है। इसी तरह से गंदम स्कैंडल जो है वो भी हम बार बार देखते हैं, हर बार देखते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि पीपल गेट अवे विद इट, वो यहाँ से छूट जाते हैं और पहले ये चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और उस टाइम पे कहा जाता है, बड़े उसके लिए अच्छे अच्छे ल्यूक्रेटिव चीज़ों को दिखाया जाता है। जब वो एक्सपोर्ट हो जाती है तो पाकिस्तान में किल्लत पैदा हो जाती है, लोग शोर मचाना शुरू हो जाते हैं और फिर चीनी दोबारा नहीं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये फर्द वाहिद का डिसीजन तो नहीं, कैबिनेट का डिसीजन होता है तो एक्सपोर्ट होती है, कैबिनेट का डिसीजन होता है तो इंपोर्ट होती है। कैबिनेट डिसीजन करती है तो 114 अरब रुपए कोई ले जाता है एक्सपोर्ट करके, कैबिनेट डिसीजन करती है इंपोर्ट करके कोई 98 अरब का टीका लगा देता है। सर, इज इट दैट सिंपल?
कौन सी कैबिनेट और कौन से डिसीजन? वही कैबिनेट जिसके अंदर लोग हाथ बांध करके खड़े होके ये कहते हैं कि मेरे कायद का इकबाल बुलंद हो, और जैसा कि कायद ने फरमाया है मैं उनकी हर बात की तायीद करता हूं। इस कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे से मुंह से सच्ची बात पुलवाना चाहते हैं तो हकीकत तो यही है। लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा, एक हमारे निगरान वजीर आला आए, वजीर आजम आए थे, जी जी। उन्होंने 330 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल किया यूक्रेन का। क्या हुआ उनका? जब किसी को सजा नहीं। अभी देखे ना, कमेटी बन गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो माजी की कमेटियां बनी उनका क्या नतीजा निकला? अभी गुलाम सरवर साहब ने जो 215 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया पीआईए की शक्ल के अंदर, जो नुकसान हमने उठाया, 6 खरब रुपए का नुकसान पाकिस्तानी कौम और इस एयरलाइन ने उठाया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं हूं, या ये मजलूम अवाम? अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम अब इस पोजीशन में हैं कि एहतसाब कर सकते हैं, यानी अब इस मामले का जो कच्चा चट्टा है वो खोलेंगे। बहरहाल ये टॉल क्लेम्स है सर, मैं तो ये कह रहा हूं आपकी बात को, जी जी, आपकी बात को यही मैं माफी के साथ मुझे ये बताएं कि क्या जब 2/3 अक्सरियत थी, ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत थी, तो माजी में मियां साहब की, तो क्या फिर लोगों के पास, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी? क्या उन्होंने तब कौन से ऐसे हॉरिबल एग्जांपल्स बनाई जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हाँ जी, जब 2/3 अक्सरियत थी तब जो है वो दूध और शहद की नहरें थी? देखें, बात यह है कि चाहे वो पीटीआई हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, हम तो एक ही बात बार 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 देखते हैं, और वो सिफारिशात, वो जो बातें जो कमेटियों ने तय की होती हैं, उनका नतीजा क्या निकलता है? असल बात यह है किसको सजा मिलती है, किसको जजा मिलती है। अभी ये पंजाब के अंदर लोग चले गए, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब में लोग बह गए, 2 घंटा तमाशा चलता रहा, क्या हुआ? ये अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, ये फिर भी हैं तो सैलाब में भी, जलजले में भी, कोई नेचुरल कैलेमिटी में ये हमारी मदद करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस टाइम पे आप हाल देख लें, या बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें, तो इस टाइम पे दहशतगर्द जो है वो असर के बाद वहां उनका राज चलता है। लेकिन क्या सर इस पर्टिकुलर इशू में अब्दुल्ला गुल साहब देखिए, ये जो शुगर स्कैंडल है या वीट स्कैंडल है, इसके अंदर पर्टिकुलरली लगता ये है कि ये माफिया हुकूमती सफ़ों में मौजूद होता है। ये हर हुकूमत का किस्सा है। ये पाकिस्तान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पीटीआई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर है, हर हुकूमत के अंदर हुकूमत बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ये लोग हर हुकूमत का हिस्सा रहते हैं और अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं और आवाम को टीका लगाते हैं। यही वजह है कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, ये हर के साथ, ये गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, ये हर के साथ जो है ना ये फिट रहते हैं। और ये अशराफिया नहीं है, ये जो है वो माफिया नहीं है। इट इज नॉट माफिया, इट इज बदमाशिया। ये बदमाशिया है जिसने इस कौम को लूट लूट के, इस पाकिस्तान को लूट लूट के सत्यानाश करके रख दिया है। आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी का मामला है। इस टाइम पे आईएमएफ ने जो बात कही है, उसने कहा है कि अगर आप कीमतों के अंदर रिलीफ देंगे तो फिर आपका जो इस टाइम पे हमारा अब्दुल्ला गुल साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे अदाकारा हुमैरा असगर की अचानक और पुरस्कार मौत और तहकीकात में होने वाली पेशरफ से मुताल्लिक बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे अदाकारा हुमैरा असगर की अचानक और पुरस्कार मौत ने शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी शदीद सदमे और हैरत में मुब्तला कर रखा है। इस वाक़े पर इब्तदा से ही शुकूक व शुबहात का साया रहा है और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ गर्दिश करती रही कि कहीं ये तबई मौत की बजाय किसी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा तो नहीं है। इस हवाले से होने वाली इब्तदाई केमिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अदाकारा की मौत तबई थी, क्योंकि उनके जिस्म से लिए गए जो सैम्पल्स हैं उसमें ना तो किसी किस्म की नशावर शय के आसार मिले और ना ही किसी किस्म का जहरीला जो मादा है वो पाया गया है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को भी इरसाल कर दी गई है ताकि दीगर पहलुओं की जांच भी की जा सके। लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद बहुत से सवालात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि अदाकारा के भाई और वालिद का ये दावा है कि उन्हें सोची समझी प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब तफ्तीशी इदारे इस मामले की मजीद गहराई से छान फटक कर रहे हैं, जिसमें अदाकारा की आखिरी दिनों की सरगर्मियाँ, फ़ोन रिकॉर्ड्स, करीबी लोगों के बयानात और मुमकिन धमकियों या दुश्मनियों का भी
जायजा लिया जा रहा है ताकि असल हकीकत तक पहुंचा जा सके। माहिरीन का कहना है कि मैं इस केमिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात पोस्टमार्टम, फोरेंसिक शवाहिद और गवाहान के बयानात फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इसलिए इस मामले में भी मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश ज़रूरी है ताकि ये तयन हो सके कि आए वाकई फितरती मौत है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मुजरिमाना हाथ है। इस सारे मामले ने एक बार फिर ये सवाल भी उठा दिया कि चकाचौंध दुनिया के पसे पर्दा उभरते हुए फनकारों को किन खतरात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारी रिपोर्टर अनुषा जाफरी कराची से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनुषा, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है केमिकल एग्जामिनेशन हुआ है, केमिकल रिपोर्ट आई, हमारी एक्सक्लूसिव ये खबर है और ये रिपोर्ट आप लेके आए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो केमिकल रिपोर्ट है इसमें क्या पैरामीटर्स थे और ये रिपोर्ट क्या बताती है? क्या किसी भी किस्म के कोई ऐसे शवाहिद इसमें मौजूद नहीं है कि उनको कोई नशावर शय दी गई या कत्ल किया गया, इस हवाले से इस्टेब्लिश नहीं हो सका इस रिपोर्ट में? बहुत शुक्रिया रेहान। जिस तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल केस कराची का ये हो चुका है, अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से सबको इंतजार था कि ये केमिकल रिपोर्ट्स आए, उसके अंदर जो लिखा गया है वो सामने आए। तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि बाल, जिगर और फेफड़ों के जो नमूने लिए गए थे उससे ये चीज़ जाहिर हुई है कोई भी नशावर चीज़ या जहरीली खुराक जो इसको नहीं दी गई, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आपने शुरू में इंट्रो दिया कि हो सकता है मुमकिन तौर पर किसी का हाथ है पीछे या ये तबी मौत है, तो कुछ चीज़ें या छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अहले खाना बोलते हैं कि कत्ल किया गया है, हो सकता है कत्ल किया गया हो, किसी और तरीके से किया हो, बगैर जहर और बगैर नशे के किया हो। 10 तरीके होते हैं कत्ल की वारदात के, कत्ल के चीज़ों के। अगर कत्ल हुआ है तो यकीनी तौर पर अगर इसको छुपाया जा रहा है मुबैना तौर पर, हम मुबैना का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम खुद से ये नहीं बोल सकते कि कत्ल किया गया है। तो यकीनी तौर पर किसी न किसी का हाथ होगा जिस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर अगर ये तबई मौत थी तो इस तरीके से एक हंसी मुस्कुराती अदाकारा की मौत कैसे हो गई, जो कि अराउंड 40 तो थी, लेकिन 40 के अंदर भी इस तरीके से हार्ट अटैक नहीं आता। और अगर रेंट का इशू था तो वो जिस तरीके से मालिक मकान से हमारी बात हुई थी, मेरी खुद बात हुई थी मालिक मकान से, मीर जिनका नाम बताया जा रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 2018 पे किराए पर दिया, 2019 के अंदर जो है वो उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया था। 2019 में जब एग्रीमेंट की बात हुई थी तो हुमैरा ने जो वहीं से मसले मसाइल चल रहे थे, मतलब फ्लैट के वो खाली नहीं कर रही थी या XYZ जो भी इसका इशू था, ये शिकायतें आती थी, तो ये तो 2019 से चल रहा है। लेकिन 2024 में एक मौत वाक़ई हुई। क्या मामला था, इस हवाले से जो है वो जो CDR है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको जो है वो चेक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो मोबाइल का फॉरेंसिक है वो आया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है तो वो खाली एक जानिब से नहीं, बहुत ऊपर से डालने की कोशिश की जाती है, प्रॉपर तरीके से पर्दा डालने की जो है वो कोशिश की जाती है। अनुषा देखिए, जाहिर है कि जुर्म निशान छोड़ता है, कहते हैं जुर्म हमेशा निशान छोड़ता है, तो क्या कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी निशानदेही की हो, जिनसे तहकीकात हो रही हों? तहकीकात का दायरा कार इस वक्त क्या है, किस सतह की है? ज़ाहिर है केमिकल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है पैरेलल, जैसे आपने कहा ना कि बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो क्या कुछ लोगों से तहकीकात भी हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं? अच्छा, जो पुलिस की जानिब से हमें इनिशियल जो बताया जाता है, रोज़ पर हम फॉलोअप लेते हैं, तो पुलिस ये कहती है हमने पड़ोसियों का बयान कलमबंद कर लिया, हमने जो एजेंट का बयान कलमबंद कर लिया। 2 एजेंट से, एक हुमैरा असगर का था, एक इसके मालिक मकान का था, सबके बयान कलमबंद कर लिए। उसकी जो दुरे सवार दोस्त थी एक, जो कि 2015 में उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसका बयान कलमबंद कर लिया। इस्लामाबाद का एक प्रोड्यूसर था, उसका बयान कलमबंद कर लिया। मुख्तलिफ 10-20 लोगों के बयान अगर कलमबंद किए गए, वॉचमैन का किया गया। जो बयान कलमबंद हुए हैं वो पुलिस ने हमें दिखाए नहीं कि कहाँ पर क्या रिटर्न में जो है वो बयान कलमबंद किए गए। पुलिस की जानिब से अपने तक उसको महदूद रखा गया, मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है तफ्तीश की जा रही है और कोई शवाहिद नहीं मिले कत्ल के, क्या मामला है। पुलिस एक तरीके से, जो पुलिस की तफ्तीश नजर आ रही है वो तबई मौत की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है कि खुद से अदाकारा की मौत वाक़ई हुई है। और ये बहुत जल्द ऐसा ही मुमकिन लग रहा है कि जब ये DNA रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक चीज़ सब सामने आएंगी, जिस तरह आज मेडिकल रिपोर्ट आई है जो कि केमिकल रिपोर्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कोई ड्रग और नशे का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि एक सिगरेट का पैकेट भी जो है वहाँ से पड़ा हुआ मिला था। तो जब सिगरेट का पैकेट खाली वहाँ पड़ा मिला था, स्विंग दैट के वो स्मोकिंग करती होगी अदाकारा, लेकिन वो जिम भी जाती थी। फिर अब क्या मामला है, क्या अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन की क्योंकि बहुत बात हुई कि शायद माली हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन पुलिस के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 4 लाख पड़े हुए थे, तो क्या ये इस तरफ इशारा करते हैं कि फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है, या ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस नहीं था अदाकारा पर? शुरू में पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि मुमकिन तौर पर फाइनेंशियल इशू से आके हार्ट अटैक हो गया, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई हो। लेकिन जिस तरीके से 4 लाख अगर अकाउंट में मौजूद थे, तो इससे ये साबित होता है कि कोई इसको फाइनेंशियल इशू नहीं था।
क्योंकि अगर होता तो पता लगता यह काम ये बताया गया है कि वो इस तरीके से ये इसको चीज़ फील हुई थी कि मैं अदाकारी के अंदर जो पीछे रह गई हूँ, लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा एक नाम जो था वो पीछे हो गया है। तो इस तरीके से वो दोबारा से जो उठना चाह रही थी अपने इस फील्ड के अंदर, अपने इस अदाकारी के शोबे के अंदर। लेकिन वो जिम आना जाना करती थी और फिर गाड़ी जो आना जाना करती थी वो करीम और यंगो में वो इस्तेमाल करती थी, पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है। और जो जब हम स्पॉट पर गए, हमने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बहुत कम हमें घर पर नजर आती थी, घर में मौजूद नहीं होती थी। या एक दफ़ा जो हमने कभी फ़ोन पे बात करते हुए खिड़की से सामने गुती के उनके लोगों ने जो है उनको खिड़की से बात करते हुए देखा है। तो चीज़ें जो तो समझ आती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरीके से मौत अचानक से हो जाए कि वो कपड़े भी 2024 में और फिर स्मेल भी 2024 में आई, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए और क्या हो जाए। लेकिन जो केमिकल रिपोर्ट्स हैं वो ये सामने आई हैं। अब ये केमिकल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, अब ये भी नहीं पता कि ये कितनी सच्चाई पर मुबनी ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब अहले खाना ये बोले कत्ल है, तो अब अहले खाना किस बिना के ऊपर ये कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये भी नहीं पता। फिर एक जो है वो एक फेक लेटर भी आता है वो IG ऑफिस के ऊपर, जिसमें कुछ मीरपुर खास के लोगों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो है फेक साबित होता है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि उमैरा असगर का जो स्पॉट है जहाँ पर वो किराए के घर में रह रही थी, वहाँ बाहर जो है वो कुछ लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जो हम नोट करते हैं, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कुछ खैर वो आ रहे जा रहे लोग हैं। और अब ये नहीं पता कि क्यों आ रहे जा रहे हैं, दोस्त है, बाप से है, फैंस है, कौन किन किन की तरफ निशानदेही कर रही है। जिस तरह पुलिस वाले भी आ रहे जा रहे हैं, कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। कुछ चीज़ हो सकता है ऐसी हो, कुछ पाने की कोशिश की जा रही हो उससे मुतालिक, क्योंकि चीज़ें अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रही। अब देखना ये कि पुलिस हुमैरा असगर की मौत की वजह जो है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनुषा फॉर योर टाइम। अनुषा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी। जाहिर है जब तक चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सरफेस पे आएंगी, उससे पेशतर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मारूफ व्लॉगर के घर पर गुज़श्ता रात लाहौर में फायरिंग, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। रजब भट्ट का शुमार उन यूट्यूबर्स में होता है जो शोहरत के साथ साथ मुसलसल तनाज़ात का शिकार भी रहे हैं, और यही तनाज़ात उनकी शोहरत की वजह भी बनते हैं और नुकसान का सबब भी। हालिया मामले में उन पर मुबैना तौर पर इस्लामी शख्सियात की तौहीन का इल्ज़ाम लगा और उस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क पनाह ले ली है। दिलचस्प बात यह है कि रजब भट्ट ने अपनी नई लोकेशन खुफिया रखी है, लेकिन उन्होंने टिकटॉक लाइव सेशन में दुबई और पाकिस्तान के वक्त का मवाजना करके बैरून मुल्क मौजूदगी का इंदिया दे दिया है। इस लाइव सेशन में उन्होंने वाजे किया कि वो व्लॉगिंग फ़िलहाल छोड़ चुके हैं और आइंदा अपनी वालदा की इजाज़त के बगैर कोई नया व्लॉग नहीं बनाएंगे। उनकी वालदा मौजूदा सूरत हाल पर सख्त परेशान है। इस हवाले से इजाज़त नहीं। रज़ा भट्ट की सोशल मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें तो अंदाज़ा होता है कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू, मुतनाज़ा मौज़ूआत का इंतखाब और बाज़-औक़ात हुदूद से तजावुज़ करना खुद उनकी शनाख्त का हिस्सा बन चुका है। इस तरह का कॉन्टेंट अगर एक तरफ उनकी फॉलोइंग बढ़ाता है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल और कानूनी कार्रवाई को भी दावत देता है। अक्सर यूट्यूबर्स जानबूझकर सनसनीखेज़ या फिर हद से ज़्यादा बोल्ड बयानियाँ इख्तियार करते हैं ताकि व्यूज़ और शोहरत में इजाफा हो, लेकिन ये हिकमत अमली लंबे अरसे तक फ़ायदा देने की बजाय बिलाखिर मसाइल को जन्म देती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। रोज़ नया तनाज़ा, सोशल मीडिया पर हंगामा और फिर वक्ती वजाहतें या माजरत जो वक्ती तौर पर तो उनकी मौजूदगी को ख़बरों में रखती है, लेकिन एक मुस्तकिल दबाव और ख़तरे की फ़ज़ा भी पैदा कर देती है। यूँ वो ख़ुद शोहरत और तनकीद दोनों के दायरे में मुस्तकिल उनको बांधे रखते हैं। असल सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में इसी हिकमत अमली को बदला जा सकेगा या तनाज़ात ही उनके कंटेंट का मुस्तकिल हिस्सा बने रहेंगे। प्रोग्राम खिताब को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।